गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। कम्प्लीटली पूरा का पूरा क्लास 7th की एनसीईआरटी में आज हम देखेंगे चैप्टर 8 एंड 9। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट में हमें एक शर्ट के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से मार्केट में कॉटन से शर्ट तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले कॉटन को बेचा जाता है कुरनूल के मार्केट पे, वहाँ से वो गिनिंग मिल के पास जाती है। गिनिंग मिल जो होते हैं उसमें से बीज अलग करके कॉटन को अलग कर देते हैं। फिर वो स्पिनिंग मिल जो होती है वो उसे ख़रीद लेती है। देन उसमें से धागे बनाए जाते हैं और उन्हें डीलर्स को, व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद हमारी बुक में हमें बताया गया है कि क्लॉथ मार्केट इरोड की कैसी होती है। यहाँ पर बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं गांव के। इन गांव के लोगों को धागा ये लगा लो कि कॉटन दे दिया जाता है। फिर ये वहाँ पर बैठकर शर्ट या जो भी बनाना है उससे वो बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको धागे दे दिए जाते हैं तो वो उससे कपड़ा बुन लेते हैं। धागा, नॉट ऊन, आई मीन रुई। ठीक है, सो इसके बाद देखा गया है कि ये जो वीवर्स होते हैं ये मैन्युफैक्चर करने के लिए कपड़े अपनी मेहनत की जमा पूंजी पूरी की पूरी लाइफ की वो लगाते हैं। 20,000 रुपये का एक मशीन आता है कपड़े सिलने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मशीन आती है और वहाँ पावर लूम आई थिंक, तो वहाँ पर ये कपड़े सिलते हैं। ये इन लोगों के घर होते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं। और यही कपड़ा आपको पता है कहाँ जाएगा? यही कपड़ा मर्चेंट ख़रीद के बड़े बड़े फॉर्म्स में या फिर शोरूम्स में या फिर विदेश में हमारे देश के यही कपड़े पहने जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बता रखा है कि इन घरों में 2 से 8 पावर लूम तक होते हैं। वहीं से वो इन धागों से कपड़ा बुनते हैं। साड़ी, टॉवल, शर्ट, ड्रेस सब चीज़ें बनाई जाती हैं। देन ये सब सारा का सारा सामान ट्रेडर्स को, क्योंकि उन्होंने उन्हें धागा दिया था, उसको वापस कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मर्चेंट आता है, फिर वो आगे मर्चेंट को चला जाता है। ट्रेडर जो होता है वो यार्न को देता है, उनको मनी पे करता है, थोड़ा बहुत उसका पैसा काटेगा ऑफ कोर्स जो उसने यार्न दिया था, एंड वीविंग के कपड़ों के पैसे उन्हें दे देता है। ये प्री ऑर्डर पर भी बेस्ड होते हैं, लेकिन उन लोगों को इतनी अर्निंग नहीं होती है। ये लोग जो होते हैं 12-12 घंटे तक वहाँ पर काम करते हैं, फैमिली मेम्बर्स से काम कराते हैं, लेकिन बाद में इनको प्रॉफिट या कमाई सिर्फ 3500 रुपये है, तो उतने में कुछ नहीं हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे वीवर्स के कोऑपरेटिव के बारे में। वीवर्स कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव जो होती है वीवर्स कोऑपरेटिव, ये निर्भरता कम करने का तरीका होता है। ये निर्भरता कम करती है व्यापारियों के ऊपर, ताकि ये डायरेक्टली बीच में बिना किसी ट्रेडर के व्यापार कर सके, इनकम प्राप्त कर सके। इस कोऑपरेटिव के अंदर सभी लोग वो होते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और सब म्यूचुअल बेनिफिट से काम करते हैं। ये जो होते हैं सारे एक्टिविटीज़ साथ में ही करते हैं, साथ में धागा बनाना। देन ये जो यार्न डीलर होते हैं, नॉट धागा बनाना, मतलब कि क्योंकि इन्हें धागा मिलता है ना, तो ये जो यार्न होता है ये व्यापारियों से इनके पास आता है, तो ये एक साथ अपने ग्रुप में बांट देते हैं और फिर साथ में मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। और फिर क्योंकि इनका ग्रुप इतना बड़ा होता है, पावरफुल हो चुका होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये अपना डायरेक्ट मर्चेंट से कांटेक्ट बनाए। यहाँ पर जो बिचौलिया है ट्रेडर, उसका रोल घट जाता है और इस तरीके से इन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव्स की मदद करती है रीज़नेबल प्राइसेस पे। लाइक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाया था, तो उसके लिए उन्होंने पावरलूम वीवर्स को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसी तरह गवर्नमेंट जो होती है वो कपड़े ख़रीद लेती है हैंडलूम वीवर्स के और उन्हें को ऑप्टेक्स स्टोर्स में जमा करती है। ये वहाँ पर चलाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, सो वीवर्स कोऑपरेटिव समझ आया होगा कि कोऑपरेटिव क्या होते हैं।
इसके बाद हमें बताया गया कि शर्ट इन मेकिंग में किस तरीके से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका शोषण किया जाता है। उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और अगर आपको माल बेचना है अच्छे दामों पर तो भी कोशिश की जाती है कि लेबर कॉस्ट को कम से कम रखा जाए। इस वजह से व्यापारी जो होता है उसकी स्थिति, तो ट्रेडर जो होता है उसकी कंडीशन तो बीच की होती है, लेकिन मर्चेंट सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगा क्योंकि वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, वो दूसरे देशों में बेचता है और दूसरे देश से लाइक अमेरिका, लाइक एनी फॉरेन कंट्री, तो वो लोग भी एक्सप्लॉइट करते हैं, कहते हैं हमें सस्ते से सस्ता चाहिए। तो जो मर्चेंट होता है वो सस्ता करने के चक्कर में व्यापारी से पहले ही बता देता है कि मैं सस्ता लूँगा, फिर व्यापारी जो होगा आगे जो पैसे देने होते हैं वो कम से कम देता है। इस तरीके से पूरी चेन बनती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो अमेरिकन कंपनी को है जो इस प्रोडक्ट को बेचेगी ऑफ कोर्स, और फिर ठीक थोड़ा ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं मर्चेंट का फ़ायदा होगा। 400-500 वो पर शर्ट से निकाल लेगा, वहीं फिर व्यापारी 100-200 रुपये निकाल पाएगा ट्रेडर, फिर उसके नीचे के लोग 15 रुपये 20 रुपये मजदूरी पर काम कर रहे होंगे एक शर्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है जैसा कि दिखा रखा है शर्ट इन यूएस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर, देखो इस तरीके से ये नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, गाँव में लोग बना रहे हैं और ये शहरों में शहरों में इस तरीके से बिकता है। अब हम ग्लोसरी देख लेते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कि हमने कमाया सारे खर्चे निकालने के बाद, तो वो हमारी अर्निंग हो गई। एक्सपोर्टर जो बाहर सामान बेचता है। गिनिंग मिल, एक फैक्ट्री जहाँ पर बीज निकाले जाते हैं कॉटन बॉल्स के अंदर से। द कॉटन इज़ प्रेस्ड इनटू बेल्स टू बी सेंट फॉर स्पिनिंग इनटू थ्रेड। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा। जो गट्ठर बनाए जाते हैं सुरुई के और ये धागा बनाने के लिए फिर आगे भेज दिए जाते हैं। फैक्ट्री जो होती है उसे जिनिंग मिल कहा जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रगल किस तरीके से किया गया था इक्वालिटी के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि हमारे समाज में अगर इनइक्वालिटी या डिफरेंसेस है तो वो क्यों है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस ना होना, पॉवर्टी होना एक मेन कारण होता है सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होने का। इसके बाद हमें बताया गया लोगों ने मिलजुल कर रिसोर्सेस पे कंट्रोल करने के लिए क्या करा। उसके लिए उन्होंने बनाई कोऑपरेटिव्स, जिसका जिक्र हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। फिर हमें बताया गया एक स्ट्रगल के बारे में जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ, जो कोऑपरेटिव बनाया गया था। यहाँ पर बताया गया कि जो जंगल था वहाँ उसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से कई लोग जो थे उनको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, मतलब उन्हें डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। ऐसी कंडीशन की वजह से और डिस्प्लेसमेंट और साथ साथ वहाँ पर एक डैम बनाया गया जिसकी वजह से और लाखों और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ा। तो इसकी कहानी बता रखी है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो था क्यों हुआ। जब डैम बनेगा तो आसपास की जो ज़मीन है, गांव की ज़मीन, इसके अंदर बहुत सारे गांव, लगभग 50-60 आई गेस इतने गांव, और साथ ही साथ इसके अंदर जो जंगल की ज़मीन थी वो भी पानी में समा गई। फिर लोगों को लगा अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या करें, तो काफ़ी लोगों ने वहीं पर रह के डिसाइड करा हम फ़िशिंग करेंगे। तो जब उन लोगों ने फ़िशिंग स्टार्ट कर दी अपनी अर्निंग के लिए, उतना प्रॉफिट तो नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखते हुए कि नहीं प्रॉफिट कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जैसे कि शुरुआत में तो वो खुद ही कर रहे थे फ़िशिंग। ठीक है, जब डैम बना 1978 में, 58 से डैम बनना स्टार्ट हुआ, 78 में बनकर ख़त्म हुआ। उस टाइम पर तो ये खुद ही फ़िशिंग कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि आप करो। ये हुआ 1994 में। तो क्या हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने अधिक फ़ायदा कमाने के लिए गांव के लोगों से मजदूरी नहीं करवाई,
बाहर के गांव से लोगों को लेकर आए मजदूरी करने के लिए, क्योंकि सस्ता पड़ता। और इन ठेकेदारों ने वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो फिशिंग कर रहे थे, उनको धमकाना शुरू करा, लैंड खाली कराने की कोशिश की। लेकिन लाइवलीहुड का सवाल था, लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक कमिटी बना लिया, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव कमिटीज़। ये एक यूनियन था जो कि सतपुड़ा के जंगल से डिस्प्लेस्ड हुए लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहा था। इसे कहते हैं तवा मत्स्य संघ। इसके बाद हमें बता रखा है कि ये जो TMS था, तवा मत्स्य संघ, इसने गवर्नमेंट से मांग की कि लोगों की लाइवलीहुड के लिए मछली पकड़ने की अनुमति हमें होनी चाहिए। फिर वो इस चीज़ में जीते भी। देखो, मूवमेंट वगैरह पर्टिकुलरली चलाया। ये तवा मत्स्य संघ की मेंबर्स है, ये उसकी मेंबर है मछली देखती हुई। तो 1997 में, फिर 2 जनवरी 1997 में सरकार ने इस यूनियन, इस कोऑपरेटिव के जो मूवमेंट थे उसको सफल बनाया। डैम में से मछली पकड़ने का अधिकार 5 साल का पट्टा देकर कि आप 5 इयर्स तक लीज पर लीजिए और यहाँ पर मछली पकड़िए। और 33 गांव जो थे जिनकी लाइवलीहुड इसी से चल रही थी, वो बहुत खुश हुए इस डिसीजन से। देन इसके बाद बताया गया कि जब किसान, ये जो मछुआरे थे, उन्होंने अब जब से वो TMS से जुड़े, उनकी इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन के तरीके कम हो जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन एक इंडिविजुअल का हो सकता है, पूरा ग्रुप का कोई कैसे करेगा। इनकी अर्निंग भी बढ़ी और मछली, जितनी मछली ये पकड़ते थे उसके उचित मूल्य उन्हें प्राप्त होते थे। सही रेट पर वो सीधी मिलती थी और वो डायरेक्ट उसको कंपनी या फिर जो कंज्यूमर है उसको बेचा करते थे। इस वजह से भी उनकी इनकम बढ़ी। सारा माल जो होता था वो बाजार मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस कोऑपरेटिव की ही होती है और उसको सही रेट पे बिके, इसकी जिम्मेदारी भी कोऑपरेटिव की ही होती है। चाहे जाल खरीदना हो पकड़ने के लिए और रख रखाव के लिए ऋण देना हो, सब कुछ ये करते हैं। मतलब कि अगर कोई TMS का मेंबर है, वो गरीब है, उसको मछली पकड़ने के लिए जाल खरीदना है, उसका पुराना जाल ख़राब हो गया है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे भी देंगे और लोन प्रोवाइड कराते हैं ये कोऑपरेटिव्स अपने साथियों को सस्ते से सस्ते दर पर। इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो बाहर जाकर वो नहीं हो पाता। तो साथ साथ जो है इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि ये नेचर का ध्यान रखे। लाइक जो वाटर रिजर्वियर है, डैम है, वहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि कौन से सीज़न में फिशेस जो होती है वो अपना रिप्रोडक्शन करती है, तो उस टाइम पर ये लोग फिशिंग नहीं करते हैं। इस तरीके से ये नेचर का भी ध्यान रखते हैं। फिर हमें बताया गया कि TMS के जो ये फिशर्स थे, इनको ये मूवमेंट के लिए एनर्जी पावर कहाँ से आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस उन्हें ये पावर देते हैं। अपनी बातचीत में वो बात पे कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने दिखाया अपनी बात से, क्योंकि जब भी इनजस्टिस होता था तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को आगे ले आते थे। इससे हमें पता लगा, हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आम आदमी उसको बात पे दिखा रहा है, तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह दिखाई दिया। इसके बाद हमें बताया गया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड मीडिया, जो हमने पढ़ा पहले, वो भी प्राइवेटाइज कहीं ना कहीं, वो भी किसी ना किसी बिज़नेस फर्म से जुड़ी हुई होती है, उस पर उनका प्रेशर होता है। वैसे ये चैप्टर आपको पढ़ाया ही नहीं है, निकाल दिया गया है NCERT से, बट ये रियलिटी है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं पढ़ाना चाह रही, जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं 7th क्लास में, मीडिया का चैप्टर ही हटा दिया। इसके बाद है महिलाओं के ऊपर जो है, क्योंकि वो वुमेन है तो सस्ती लेबर कराई जाती है। ऐसे ही आपने देखा कॉटन के किसानों को कितनी कम इनकम होती है उस चेन के अंदर। ये सभी हमारी डेमोक्रेसी के सामने कहीं ना कहीं एक क्राइसिस है, और समाज में ये जो लोग हैं पिछड़े हुए, ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करती है ये चीज़ें। तो हमें ज़रूरत है सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी क्रिएट करने की, वरना ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं ग्लॉसरी।
इस चैप्टर में तो ग्लोसरी ही नहीं है। चलिए, तो फिर हमारे 2 चैप्टर ख़त्म और हमारी क्लास 7th की NCERT ओवर होती है। अब हम जब मिलेंगे तो क्लास 8 की NCERT से मिलेंगे। सो फॉलो करना मत भूलना, देखना मत भूलना, लोगों को बताना मत भूलना। UGC नेट एंड UPSC के लिए कंटेंट है, बिल्कुल छट के आता है, जिसमें क्या जानना ज़रूरी है बस वही बताया जाता है। 2x 1.5x किसी भी स्पीड पे देख लो, ज़रूरी नहीं है बुक पढ़ना, इसे ही सुन लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। आपको पूरा समरी मिल गया है चैप्टर का कि क्या जानना ज़रूरी था। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल एवरीवन टू जस्ट वॉच दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच।